स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। ये चैप्टर हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए, हाँ, अब देखो यहां पर हम लोग पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित जो स्पेक्ट्रम है वो पढ़ा रहा था, ठीक है ना। किसका स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था? हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को जो कुछ चीजें बताई थी, तो उसमें लास्ट में मैंने आप लोगों को जो रिडबर्ग नियतांक है उसकी वैल्यू बताई थी। साथ में ये भी बताया था कि रिडबर्ग ने जो श्रेणियां हैं वो निकालने के लिए, मतलब बामर ने श्रेणियां निकालने के लिए सूत्र दिया था। बामर श्रेणी की हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। और जो टॉपिक है वो लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है, किसका? हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। किसका रेखीय स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम सखा कंटिन्यू चल रहा है ये। तो आप लोगों को अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, जो कल वाली हेडिंग है उसी में चलने दो इसको। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बामर के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। जी हाँ, क्या? बामर के बारे में बता दिया था। अब मैं आप लोगों को तरंग संख्या निकालने के लिए, ठीक है, जो रिडबर्ग ने सूत्र दिया था वो बता देता हूं। रिडबर्ग क्या कहता है? रिडबर्ग कहते हैं कि कोई भी श्रेणी हो सभी के लिए, रिडबर्ग के अनुसार कोई सी भी हाइड्रोजन की श्रेणी हो, है ना। रिडबर्ग के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों के लिए जो तरंग संख्या है वो किस सूत्र से ज्ञात हो सकती है के लिए तरंग संख्या, वेव नंबर, ठीक है, जिस सूत्र से ज्ञात हो सकती है वो क्या है। और तरंग संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं निम्न सूत्र से दर्शाई जा सकती है या ज्ञात की जा सकती है। निम्न सूत्र से दर्शाई जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। किस सूत्र से दर्शा सकते हैं, किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं? सूत्र है हमारे पास तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार ये बराबर है अपने पास किसके? जी हाँ, R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। हमेशा क्या होगा? R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसके बराबर है ये पहली चीज। दूसरी चीज और सुनो, R क्या है भाई? R ही तो है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, रिडबर्ग कांस्टेंट। N क्या है? N1। N1 हमारे पास हो सकता है 1, 2, 3 इज सो ऑन। और N2 क्या हो सकता है? N2 हमारे पास क्या होगा? N1 + 1, N2 + 2, ठीक है, ये हो सकता है। N2 क्या होगा? N2 होगा N1 + 1, N1 + 2, N1 + 3
ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ऑलवेज n2 विल बी ग्रेटर देन n1। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, n2 का मान किससे, n1 से क्या होगा, अधिक होगा। n1 से कैसा होगा, अधिक होगा। किसका मान, n2 का मान, किससे, n1 से। ठीक, ये हमें कौन बताता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत बताई जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर हम लोग ये करें कि n बराबर n1 बराबर 1 2 3 4 5 रखें, तो हमारे पास जो श्रेणियां प्राप्त होती हैं उनके नाम सुनो। तो सबसे पहले लाइमेन श्रेणी प्राप्त होती है, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट और नेक्स्ट फुंड। कौन सी, फुंड। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि n1 बराबर 1 2 3 4 5 रखते हैं, तो प्राप्त श्रेणियां क्रमशः क्या है, लाइमेन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ब्रैकेट व फुंड है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है और हम लोग इन पर बात भी करेंगे कि n1 की वैल्यू ये है तो ये वाली श्रेणी प्राप्त होती है। तो जब n1 की वैल्यू 1 होगी ना, तो हमारे पास लाइमेन प्राप्त होगी। n1 की वैल्यू 2 होगी तो बामर प्राप्त होगी। n1 की वैल्यू 3 होगी तो पाश्चन प्राप्त होगी। 4 होने पर ब्रैकेट प्राप्त होगी और 5 पर क्या प्राप्त होगी, फुंड प्राप्त होगी। ये श्रेणियों के नाम है। किसके नाम है, श्रेणियों के नाम है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को हाइड्रोजन परमाणु की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो बता देता हूं। किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में हम लोग क्या क्या चीजें बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि श्रेणी कौन सी होगी। फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं n1 की वैल्यू। फिर हम लोग बात करने वाले हैं n2 की वैल्यू पर। ठीक है ना, फिर हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्षेत्र कौन सा होगा, है ना, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र कौन सा होगा। क्या, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र। और लास्ट में अपने पास आ जाएगी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, इन सब चीजों को आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। देखो, यहां पर हम सबसे पहले बताएंगे श्रेणी। यहां पर n1 की वैल्यू, यहां n2 की वैल्यू, यहां स्पेक्ट्रमी क्षेत्र की अवरक्त है, पराबैंगनी है, दृश्य है, कौन सा क्षेत्र है स्पेक्ट्रम का। और लास्ट में हम लोग लेंगे, है ना, चलिए क्या लेंगे, तरंग दैर्ध्य। अब हम लोग जब इनके बारे में बात करते हैं तो देखो, सबसे पहली चीज, पहली श्रेणी कौन सी, सब जानते हैं भाई कि सबसे पहली श्रेणी है लाइमेन। क्या है, लाइमेन। तो लाइमेन श्रेणी जब है हमारे पास, तो n1 की वैल्यू तो होगी 1, मगर n2 की जो वैल्यू है, किसकी, n2 की वैल्यू है वो 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो सकती है। क्या, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है आगे तक। ठीक है, इसीलिए यहां जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र बनता है वो पराबैंगनी क्षेत्र बनता है। ठीक है ना, कैसा क्षेत्र बनता है, पराबैंगनी क्षेत्र बनता है। और इस पराबैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत
जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है लेस देन 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम से कम होती है तरंग दैर्ध्य। कितने एंगस्ट्रम से? 4000 एंगस्ट्रम से कम होती है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर जो श्रेणी आती है उसका नाम है बामर श्रेणी, जिसके लिए n की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। कितनी? 2। मगर n2 की वैल्यू होती है 3, 4, 5 इज सो ऑन। और इसके लिए जो क्षेत्र होता है वो होता है दृश्य क्षेत्र। कौन सा? दृश्य क्षेत्र। इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तीसरे नंबर पर श्रेणी जो आती है उसका नाम है पाश्चन। इसके लिए n की वैल्यू होती है 3, n2 होता है 4, 5, 6 इज सो ऑन। और ये होती है अवरक्त स्पेक्ट्रमी क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अवरक्त क्षेत्र में होती है, इंफ्रारेड में। और इसकी तरंग दैर्ध्य मोर देन 700 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। फिर आती है ब्रैकेट। कौन सी? ब्रैकेट। n की वैल्यू 4, ये होता है 5, 6, 7 इज सो ऑन। और कौन सा क्षेत्र है? अवरक्त क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अवरक्त क्षेत्र है। सेम वही मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। और लास्ट जो श्रेणी है उसका नाम है फुंड। फुंड 5, 6, 7, 8 इज सो ऑन। वही क्षेत्र है। कौन सा? अवरक्त क्षेत्र है। और लास्ट में ये कहां मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य भी 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है। कितने से? 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है। ठीक है ना जी। हाँ, अवरक्त इंफ्रारेड होती है जो पदार्थों को गर्म करती है। पुरानी क्लास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ, चलिए, सभी तत्वों के अंदर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सबसे आसान होता है भाई, सभी के अंदर, है ना। अब हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि इनके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे करते हैं। अब आप लोगों को एक बात ये समझनी होगी कि ये हो क्या रहा है ना। ये हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली कक्षा में आ रहा है। कहां से? दूसरी से भी आ सकता है, तीसरी से भी आ सकता है, चौथी से भी आ सकता है, पांचवी से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है? ये आ रहा है दूसरी कक्षा में। कौन सी में? दूसरी कक्षा में। कहां से? तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, छठी से, कहीं से भी आ सकता है। यहां तीसरी कक्षा में आ रहा है, चौथी, पांचवी, छठी, कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप चौथी कक्षा में आ रहा है, पांचवी, छठी, सातवीं, कहीं से भी आ सकता है। यहां पांचवी कक्षा में आ रहा है, छठी, सातवीं, आठवीं, कहीं से भी आ सकता है। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। तो जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हम लोग बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। देखो, ये हो जाएगा n बराबर 1। ठीक है। कुछ ऊंचाई पर बना देंगे n बराबर 2, कुछ ऊंचाई पर बना देंगे n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ठीक है, 7 भी रख सकते हो। और n की वैल्यू जो है वो कहीं तक भी जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो अनंत वाली को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे,
n की वैल्यू कहां जा सकती है, अनंत तक जा सकती है, n इनफाइनाइट। ठीक, ये n इनफाइनाइट है। क्या है ये, n इनफाइनाइट है ना। ये n की वैल्यू 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। देखो n बराबर 1 है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 और n बराबर क्या है, अनंत है। कितनी भी हो सकती है ना भाई, है ना। जी हाँ, चलिए। हाँ शौर्य, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है भाई। अभी एक्चुअल में क्या है कि टोटल क्लास की बात करूं तो दिन में 11 घंटे 12 घंटे क्लास चल रही है, फिर ये वाली क्लासेस भी चल रही है, तो भाई उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं जल्दी ही कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ चलिए, है ना। अब देखो ये है आपके पास। अब आपको ये भी समझना होगा कि जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। क्या, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, कर दूं क्या इसको बॉक्स में बंद, बोलो तो। चलो इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, यहां पर इस तरीके से एक बॉक्स जैसा ही बना देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे। ठीक है, यहां पर इसको भी एक बॉक्स के अंदर ही बंद कर देंगे। ठीक है, ये वाली बात है अपने पास। चलिए, हाँ चलो, अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, ऊपर जैसे बढ़ रहे हो ना भाई, ऊपर जब बढ़ रहे हो तो ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। कहां, ऊपर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है अपना। ठीक है, क्या बढ़ता जा रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब एक बात सुनो भाई, वापस से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सारी बातों को। हमारे पास क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं तो हाइड्रोजन दूसरी से पहली में, तीसरी से पहली में, चौथी से पहली में, पांचवी से पहली में, छठी से पहली में, सातवीं से पहली में, आठवीं से पहले से, अनंत से पहली में। जब n1 की वैल्यू 1 है ना, जब इलेक्ट्रॉन पहली क्लास के अंदर आएगा तो भाई यहां पर आप लोगों को मतलब पहली कक्षा के अंदर आएगा, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, वो श्रेणी जो है लाइमन श्रेणी कहलाएगी। कौन सी श्रेणी कहलाएगी, लाइमन श्रेणी कहलाएगी। उसी की हम तैयारी करते हैं अब यहां। ठीक है, तो यहां देखो, पहली कक्षा के अंदर आ गया, कहां से, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ गया है। वहीं फिर क्या होगा, अब तीसरी कक्षा से किस में आ जाएगा, पहली कक्षा में आ जाएगा। कहां से आएगा, तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ गया इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आ गया इलेक्ट्रॉन। पांचवी कक्षा से पहली कक्षा में आ गया इलेक्ट्रॉन। छठी कक्षा से पहली कक्षा में आ गया इलेक्ट्रॉन। और सखा सातवीं कक्षा से पहली कक्षा में आ गया इलेक्ट्रॉन। तो जब इस तरीके से, कहां से देख लो आप, दूसरी से पहली में, तीसरी से पहली में, चौथी से पहली में, पांचवी से पहली में, छठी से पहली में और सातवीं से पहली में, जब इन सब में आता है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको कौन सी श्रेणी कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं इसको। कौन सी श्रेणी है ये है लाइमन श्रेणी। देखो समझना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस इतना सा काम हो रहा है भाई। हाइड्रोजन के लिए आप लोगों ने कक्षाएं तो पढ़ी है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, अनंत तक कक्षाएं संभव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आ रहा है। कहां से, ऊपर वाली कक्षा से। ठीक है ना, जी हां, ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आ रहा है। और जब मतलब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा
तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे लाइमैन श्रेणी, क्योंकि हमने कहा ना n1 की वैल्यू 1 है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में आकर गिरेगा। कौन सी कक्षा में आकर गिरेगा? दूसरी में। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से, देखो तीसरी से दूसरी, ठीक, तीसरी से दूसरी, ठीक है, चौथी से दूसरी, ठीक, पांचवी से दूसरी, ठीक है, छठी से दूसरी, सातवीं से दूसरी। कहां से? सातवीं कक्षा से दूसरी में आ रहा है। तो अब खुद बताओ भाई, जब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो n बराबर 2 होता है, ठीक है ना। n बराबर कितना होता है? 2 होता है। और n बराबर 2 किसके लिए होता है? बामर श्रेणी के लिए होता है। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी के लिए। अब इलेक्ट्रॉन जो है कहां से जाएगा? देखो n बराबर 3 में आएगा। कहां से? 4 से 3 में, ठीक है। फिर आएगा 5 से 3 में, फिर आएगा 6 से 3 में। कहां से? 6 से 3 में आएगा। फिर आएगा 7 से 3 में, ठीक है। कहां से? 7 से 3 में आएगा, ठीक। अब जब 7 से 3 में आया तो देखो पहले लाइमैन, बामर, पाश्चन। तीसरे नंबर पर कौन सी श्रेणी है? पाश्चन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, अब देखो यहां से तीसरी में आ रहे हैं, अब चौथी में आएंगे। कहां से आएंगे? चौथी में, पांचवी से चौथी में, छठी से चौथी में, सातवीं से चौथी में। और जब ये होता है तो कौन सी श्रेणी होती है? ब्रैकेट श्रेणी होती है। कौन सी? ब्रैकेट। और लास्ट हम लोग बात करें तो छठी से पांचवी और सातवीं से पांचवी, तो ये श्रेणी कहलाती है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी, ठीक है ना जी। हाँ, अनंत से भी आता है, सभी में अनंत से भी आता है, मगर हमने वैसे ही नहीं लिया। क्या फायदा है इतने सारे क्यों बनाने अपन को, ठीक है ना। ये हमारे पास श्रेणियां हैं और इसे हम लोग कहते हैं क्या? जी हाँ, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। किसका? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं हम इसको। ये है अपने पास हाइड्रोजन परमाणु में किसका संक्रमण? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण का संक्रमण, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 6 से 7 में आएगी तो हम्फी श्रेणी है, और हम्फी श्रेणी आप लोगों के सिलेबस के अंदर है नहीं भाई, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। हम्फी श्रेणी अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो चलिए एक बार फटाफट से जो जो अब तक पढ़ चुके हो वो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। टेस्ट होगा भाई संडे को, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ो, दूसरा पेज, ये लो दूसरा पेज हो गया। यही वाला लेसन आएगा टेस्ट में, जितना पढ़ लिया है उतना, ठीक है। शुभम नहीं, हम भी श्रेणी 12th में भी नहीं है भाई, है ना, 12th में भी नहीं है। हाँ इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट करो भाई। चलिए इसके बाद ये नोट कर दो, बामर का परमाणु सिद्धांत कब कराओगे? बामर ने कोई परमाणु सिद्धांत दिया ही नहीं है, बोर का परमाणु सिद्धांत कराएंगे, वो भी इसके बाद। जब आप ये नोट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, बोर द्वारा परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक मॉडल बाय बोर, 1913 में उन्होंने एक मॉडल दिया था, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए फटाफट कर लो। हाँ चल हो गया। तो देखो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल, बोर द्वारा परमाणु मॉडल, है ना, एटॉमिक मॉडल बाय बोर। किसके द्वारा? बोर द्वारा। देखो ये बोर और बोर एक ही व्यक्ति है, द्वारा परमाणु मॉडल। बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, और बोर ने एटॉमिक मॉडल जो है वो किस तरीके से दिया, क्या मॉडल के अंदर बताया, वो देखो ध्यान से सुनो भाई। बोर जब अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं तो उस एटॉमिक मॉडल के अंदर बोर क्या बताते हैं? बोर ने ये कहा है कि परमाणु जो है 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है, मस्तिष्क में रखना कि 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया, और इन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि परमाणु जो है उसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थायी ऊर्जा वाले, निश्चित ऊर्जा वाले और स्थायी त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को कोश, ऊर्जा स्तर या फिर वृत्तीय पथ कहते हैं, ठीक है जी हां। चलिए तो हम लोग यहां बता देते हैं, किसने? बोर ने। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा
इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए, इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए, स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए क्या किया, एक नियम दिया है, ठीक है ना। जी हां, एक मॉडल दिया। क्या किया, एक मॉडल दिया। इसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए क्या कर दिया है, एक मॉडल दिया। इस मॉडल का आधार क्या था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, है ना। क्या इस मॉडल का आधार क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, ठीक। इस मॉडल का आधार किसका सिद्धांत, प्लांक का कौन सा सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत था, है ना। किसका, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। इस मॉडल का बेस जो कि किसने बताया, प्लांक ने बताया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है वो इस मॉडल का क्या है, आधार है, ठीक है। क्या है, इस मॉडल का आधार है। चलिए, सिंपल सी बात है। और इस मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित, अभिग्रहित मतलब गुण, ठीक है। इस मॉडल के प्रमुख बिंदु निम्न है। हम लोग प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। आप एक बार जितना ये लिखा है इसको नोट कर लो। ठीक है, जितना ये लिखा है एक बार नोट कर लो। चलिए, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं ये सुनो। देखो, पहली चीज बोर कहते हैं कि परमाणु जो है उसके नाभिक में सारा धनावेश है और इस नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथों पर, कैसे पथों पर, स्थायी वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। किन पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, स्थायी वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लाडलो, ये स्थायी वृत्ताकार पथ जो होते हैं इन्हें कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। और इन्हें हम लोग के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जी हां, चलिए। अविनाश, आप कह रहे हो कि सर यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सिलेबस है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूं मैं, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला बिंदु क्या है, देखो इसका पहला बिंदु ये है अपने पास कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में, इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या वाले तथा
निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर है ना, निश्चित त्रिज्या वाले और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर क्या करते हैं, गति करते हैं। गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, मोशन कर रहे हैं, है ना। पहली बात यह है। और इन वृत्ताकार पथों को हम लोग क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। ये वृत्ताकार पथ पहले ही पॉइंट के अंदर है भाई साहब, ठीक है, पहले ही पॉइंट के अंदर है। ये वृत्ताकार पथ जो है, पथ क्या कहलाते हैं, कोश कहलाते हैं। कोश बोले तो शैल, प्यार से क्या कहेंगे, शैल या कक्षा, कहें तो ऑर्बिट, ठीक है, मतलब क्या, ऑर्बिट। या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्जा स्तर, मतलब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल कहलाते हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, इन कोशों को किससे, के, एल, एम, एन, इज सो ऑन, या 1, 2, 3, 4 इज सो ऑन से दर्शाते हैं। ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात अपने पास ये कि इन्होंने ये कहा है क्या कि भाई जब ये स्थायी ऊर्जा में, मतलब इस ऊर्जा स्तर में गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी, ठीक है ना। और इस स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जो नाभिक की ओर लगेगा। कहां लगेगा, नाभिक की ओर लगता है, ठीक है। चलिए तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम यहां पर, पहला दूसरा, किसी स्थायी ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा स्तर में, एनर्जी लेवल में, देखो कक्षक अलग पढ़ेंगे, आएंगे तब बताएंगे हम लोग, चिंता नहीं करनी है। गति करते समय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो निश्चित रहती है, ठीक है। जब वो घूम रहा है वो ऊर्जा निश्चित रहेगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी रहेगी, निश्चित रहती है, ठीक। और यहीं से हम लोग बात करें तो आप लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्या कि जैसे ये आपके पास एक ऊर्जा स्तर है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर नाभिक है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो आप लोग खुद जानते हो कि नाभिक जो है वो धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित है। तो धनावेश और इस ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना भाई, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, क्या बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जो नाभिक की ओर लगता है। किसकी ओर, नाभिक की ओर लगता है। जो नाभिक की ओर है वो केंद्र की ओर है, और जो केंद्र की ओर है तो पहली चीज इसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं इसको, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान से सुन लो, रिपीट कर रहा हूं मैं, अभिकेंद्रीय बल। मगर ये धनावेश और ऋणावेश के बीच में, इसलिए इसे विद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं इसको, विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स।
विद्युत आकर्षण बल जो नाभिक की ओर लग रहा है, किसकी ओर लग रहा है? नाभिक की ओर लग रहा है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस। मगर जब ये इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिशील है तो इसके कारण एक इतना ही बल जितना अंदर लग रहा है उतना ही बल बाहर की ओर भी लग रहा है। दोनों बल समान है। बाहर की ओर लगने वाला बल जो है वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल है, बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल है। ये नाभिक के बाहर की तरफ लगता है। कहां लगता है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, ये बल यहां पर कार्य कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या है? नाभिक की ओर लगने वाला बल और नाभिक से बाहर की ओर लगने वाला बल, दोनों फोर्सेस जो है वो सेम है। दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों बलों की वैल्यू जो है वो बराबर है। ठीक है ना? तो हम लोग तीसरा बिंदु यहां पर जो लिख रहे हैं वो क्या है? इस स्थिति में नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य, कहा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, व इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बल? विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत आकर्षण बल। तथा एक तो ये लग गया है यहां पर पहला। दूसरा जो कहां लग रहा है? नाभिक की ओर लग रहा है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस, नाभिक की ओर। तथा दूसरा किस ओर लग रहा है भाई? दूसरा इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल जो कि बाहर की ओर लग रहा है। तथा इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल जो कहां लग रहा है? बाहर की ओर है, बाहर की ओर है ना? कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल है। ठीक, ये दोनों कैसे हैं? समान है। जितना अंदर की ओर लग रहा है उतना ही बाहर की ओर है। ठीक है, जितना अंदर की ओर लग रहा है उतना ही बाहर की ओर है। स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉन लगने वाला समान होता है। क्या कहा? ये कैसा होता है? समान होता है, सेम होता है। दोनों बल जो है वो बराबर हैं। और जब इस स्थिति में दोनों बल जो है वो बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर गिरेगा नहीं, क्योंकि जितना बाहर लग रहा है उतना अंदर ही लग रहा है। दोनों तरफ लगने वाला बल जो है वो एग्जैक्ट सेम है, और एग्जैक्ट सेम है तो कहीं दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक है ना? जी हाँ, क्या कहीं आने वाली है ही नहीं दिक्कत। और इसके बाद हम लोग आपको ये बताएंगे कि बल जो लग रहा है उसका मान क्या है ना? मगर देखो, ये और ये हमने पढ़ लिया है। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी समय हो चुका आप लोगों से विदा लेने का, तो मुझे विदा लेनी पड़ेगी भारी मन के साथ। अभी मैं चाहता था टॉपिक पूरा करना मगर हो नहीं पाया, तो किंतु विदा लेनी पड़ेगी। तो मैं अभी लेता हूं आप लोगों से विदा। हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।